एक्सक्यूज मी सर। हाँ सनी बोलो। सर कार्बन कंपाउंड का सर एक डाउट था। पूछो। सर जो सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है सर, जो हमें बताते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, हम्म। सर ये पता कैसे चलेगा सर? लाइक तुम्हें गिवन क्या है ये बताओ। कि सर अगर Cl2 है तो सर Cl2। उसको हाँ सर, तो ठीक। उसका कैसे पता करेगा कि सर कि वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड? गुड। Cl2 से इस 2 से ये पता चल रहा है कि दो एटलीस्ट एटम्स तो कर रहे हैं पार्टिसिपेट। ये सर। फिर तुम्हें एक Cl का ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। बताओ पहले एटॉमिक नंबर कितना है Cl का? 17। 17। फिर 17 के अकॉर्डिंग तुम इसको फिल करो, कितना हो जाएगा? 2 8 2 4 7। 7 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 1। सिंगल वन बॉन्ड। वन इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहले तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन जैसे बना दिए, 7 इनफैक्ट बना दिए इसके, और इसके भी 7 बना दिए। ठीक है। हम्म, ये क्लोरीन एटम इस क्लोरीन का ये एटम शेयर करेगा, और ये क्लोरीन एटम इस क्लोरीन एटम का ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जिसके चलते कितने तुम्हें दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सर काउंट कर। सिंगल बॉन्ड होगा। पहले सिंगल मैंने क्या बॉन्ड। पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करे, उस पर गौर करो। बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं सनी, सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल या ट्रिपल? सिंगल बनता है। सिंगल। तो तुम ऐसे स्केलेटल फॉर्म इसका ऐसे बना दोगे सिंगल लाइन से। ठीक है। ओके सर। O2 में क्यों डबल बनता है? क्योंकि एक O के कितने होते हैं आउटर मोस्ट? 2 2 6। 2 6। हाँ, 6 होते हैं सर। बाहर में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन के भी 6 होंगे आउटर मोस्ट। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2। 2। तो ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, और वाइस वर्सा। तो जैसा कि तुम्हें दिख रहा है सबको, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं गाइस? 4। तो डबल बॉन्ड। ठीक है। देखो सनी, कुछ गिने चुने ही हैं, मतलब तुम्हें कोई इतना तंग नहीं करेगा बोर्ड में किसी को भी कि आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड पूछ ले और बताओ यार इसका स्केलेटल फॉर्म कैसा है। जो सर जो एनसीईआर 20 ट्रस्ट। एलिमेंट है सर, हाँ, उसके आ सकता है ना कोई भी? नहीं, तुम्हें और अच्छे से बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स मेंशन है उन्हीं में से आएगा। उसे बाहर कभी नहीं देगा सी, मैं कभी नहीं, अभी तो नहीं देगा सीबीएसई, क्योंकि हिस्ट्री में आज तक अभी कब हुआ नहीं है ये। ठीक है। तो तुम्हारी बैच के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होगी। जस्ट ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द डेटा ऑफ द हिस्ट्री। जो एनसीईआरटी के बुक में मेंशन्ड है वही तुम्हारे बोर्ड्स में आता है। एंड नॉट टू फॉरगेट, प्लीज एग्जाम्पलर बनाया करो। ठीक है। कितने लोगों ने एग्जाम्पलर बनाए? सच्ची सच्ची बताओ, कार्बन एंड कंपाउंड्स के जो पिछले क्लास में मैंने बोले थे। शॉर्ट इसे क्वेश्चन तक करते हैं। बस शॉर्ट क्वेश्चन तक सर कहा क्या लॉन्ग गया ही था? बचा है बस। बच्चा है ना पिछले बस। साल ऐसा क्या आ गया था पेपर में जो मतलब सब बोल रहे थे साइंस का पेपर बहुत मुश्किल आया था? मैं ओके, गुड क्वेश्चन वेदांत। वो क्वेश्चन ट्रिकी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, शुरू करता हूँ ये, ठीक है, चैप्टर, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं ट्रिकी क्वेश्चन कैसे एक फ्रेम करूंगा। लेट्स से 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन इको सिस्टम। क्या डिफाइन करना है हमें? इकोसिस्टम। या एनसीईआरटी में देखो एक बहुत क्लियर कट डेफिनेशन लिखी है, क्या? ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। ठीक है, देख लिया? एक जस्ट एक यस 30-40 सेकेंड्स एक बार पढ़ो, शुरू से लेकर बस यहां तक पढ़ो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा सबसे। पढ़ लिया? यस सर। पक्का? यस। ठीक। अब सुनना क्वेश्चन ध्यान से। सपोज करो एक एक्वेरियम है। सो एक्वेरियम में यूजुअली
सेटल डाउन पार्टिकल्स जो होते हैं वो मार्बल होते हैं, है ना। Yes. मान लो वाटर यहाँ तक फिल्ड है एंड लेट्स से यू हैव सम, लेट्स से अराउंड 16 फिशेस, सब पेयर्स में है, तो कितने अलग अलग स्पीशीज हो गए? 8। ठीक है, एक मेल एक फीमेल है टाइप से। और मान लो तुमने कुछ सच के एक्वाटिक प्लांट्स लगाए हैं। ओके, पहला क्वेश्चन मैं जिससे पूछूंगा पहले वो आंसर करेगा। वेदांत जल्दी बताओ, इज दिस एन इकोसिस्टम? यस सर। श्योर? यस सर। ओके, जस्टिफाई करो। सर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबने सुना ना वेदांत का आंसर? सर वो स्पेस प्रोवाइड क्या कर रहा है उन्हें रहने के लिए, नॉन लिविंग। ठीक है, तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो ना, दिस इज एन इकोसिस्टम, राइट? यस सर। ठीक। अवनीश बताओ, इज दिस एन इकोसिस्टम? अवनीश, माइक ऑन कर लो, नो इश्यूज, माइक ऑन करो। ऑडियो में कुछ इशू है क्या? अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके, हार्दिक यादव तुम बताओ, इज दिस एन इकोसिस्टम? Yes, sir. जस्टिफाई। Sir, no living things and living things are interacting. ठीक है, अब मैं एक कॉमन चीज पूछता हूँ, कितने लोग बोल रहे हैं ये इकोसिस्टम है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि सर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर इंटरैक्टिंग? जल्दी बता दो, कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस फैक्ट को? सनी और Sir, सनी ने हैंड रेस किया है, चिराग ने, और ओके ओके, हार्दिक, ओके ठीक है। तो सनी, सानवी, अयाना, ओके, प्राची भी, ओके, अर्जुन भी, ओके ठीक है। sir, हाँ बोलो आयुष, तुम्हें कुछ ऐड करना है इसमें? sir, पर definition तो ये थी, सारे interacting objects और consist of non-living thing। हाँ, और लिविंग तो नॉन वो लिविंग दोनों है ना, पेबल्स हैं और वाटर एक नॉन लिविंग चीज है, मतलब स्टोन्स भी नॉन लिविंग है। तो तुम जल्दी से बोलो अपना रिस्पॉन्स, एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? yes sir। ठीक है, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, दिस इज एन इकोसिस्टम, बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। ये जो वर्ड है ना इंटरैक्शन, इंटरैक्शन वर्ड सबने देखा था सर गाइस? ये एक मिनट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, कुछ बोल रहे हो तो बोलो। सर ये इंटरैक्शन वर्ड लिविंग थिंग के लिए यूज हुआ है ना, ये थोड़ी ना हुआ कि नॉन लिविंग थिंग के साथ कर रहे हैं। बिटवीन मेरे भाई, लिविंग नॉन लिविंग के साथ और नॉन लिविंग लिविंग के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो सर प्लांट तो सर आप मिट्टी में और सर स्टोन्स तो इंटरेक्ट तो हो ही रहा है। अच्छा, सर ऐसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट सर क्रिएट करा गया है यहाँ पे। हाँ, तो कैसे आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया है? एग्जैक्टली सर सर ये एक्वेरियम इंटरैक्शन में सर कहाँ नेच सर होता है ये, और तो सर प्लांट भी ह्यूमन लगाया मेड है सर। एनवायरनमेंट है ना एक। हाँ गुड, ये नेचुरल नहीं, ये सेलेक्टिव इंटरैक्शन है, और ये सेलेक्टिव भी मैन मेड है, समझे? नेचुरली अगर ये एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को अगर टुगेदर लेकर आया जाए, then actually it is called as a true ecosystem. However, this is also an ecosystem, I'm not denying with that fact, but this is a selective ecosystem, or you can say synthetic ecosystem, क्योंकि इसमें जो इंटरैक्शन है वो नेचुरल है या उसको फोर्स्ड है? बनाया गया है। फोर्स्ड है ना, कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, यही Yes, रिसोर्सेज है, sir. तुम्हें इनके साथ ही Yes. इंटरैक्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. तो क्वेश्चन देखो ऐसे बनेगा सीबीएसई में कि सबसे पहले कि इज the given situation an example of an ecosystem, justify, 3 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें 1 मार्क सिर्फ तुम्हें यस या नो बोलने के लिए दिए जाएंगे और 2 मार्क तुम्हें जस्टिफिकेशन के दिए जाएंगे। तो अब समझ में आया वेदांत क्यों टिपिकल हो जाता है पेपर? यस सर।
वो तुम्हें मजबूर करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, कि तुम अपने थॉट्स, ठीक है, लॉजिकली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, you know, you guide your thoughts accordingly and come up with your original ideas rather than relying on, I mean, internet for solutions, or for buying any 10-year or 20-year, you know, paper solution, previous board question paper solution. तो वो तुम्हें बस क्रिटिकल थिंकिंग ही है, दैट्स इट। मुझे कहने तो 70% वो इसी चीज को टेस्ट करते हैं। बाकी 30% कि तुम कितना डेटा याद रखते हो। डेटा मतलब तुमने बहुत कुछ पढ़ा है, रीड किया बार बार चैप्टर्स, तो तुम्हें चीजें कुछ कुछ याद रहती हैं और तुम उन चीजों के साथ रिलेट करके एक अपना आंसर बनाते हो। ठीक है सर, तो सबके थॉट्स तो अलग होंगे बट मार्क्स सब लिखने पे थोड़ी मिलेंगे। नहीं नहीं, देखो अवनीश, इस पे बस वो एग्जामिनर जो है ना, कॉपी चेकर, वो इस चीज को सोचेगा कि ये इकोसिस्टम तो है बट सेलेक्टिव है या सिंथेटिक है, मैन मेड है। ही वुड जस्ट चेक फॉर दीज वर्ड। अगर तुम ये भी मेंशन कर दोगे दिस इज नॉट अ नेचुरली क्रिएटेड इकोसिस्टम, ही वुड गिव यू 3 मार्क्स। यस तो बोल के ही तुम नेचुरल पे जाओगे ना, तुम कोई भी एक कीवर्ड पकड़ लोगे ना, समझ जाएगा सामने वाला कि हाँ तुमने चीज को समझ ली है, दैट्स इट। सो दिस इज द, आई मीन, काइंड ऑफ आंसर दे आर लुकिंग इन द रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट। तो पेपर टिपिकल नहीं होता है, पेपर तुम्हें मजबूर करता है क्रिटिकली सोचने के लिए, यही है बस, और कुछ नहीं है। तो क्या, अब तुम बताओ, क्या ये डेटा सीबीएसई के बुक से कुछ बाहर आ गया पोर्शन के, या जो गिवन चीज थी उसी को घुमाकर थोड़ा तुम्हें मजबूर किया गया? बताओ, व्हाट इज यू? मजबूर किया गया। यस सर। और मजबूर कब करेंगे? आई मीन उस मजबूरी का तुम सही 100% तरीके से कब सक्सेसफुली आंसर करोगे? जब तुम उस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हो। सो दिस इज इट। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम चला गया इसमें। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। इंटरैक्शन होनी चाहिए बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। सबको पता ही है, बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग। ठीक है, एग्जांपल्स दो गाइस बायोटिक कंपोनेंट्स के। ह्यूमन बीइंग्स, सर ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स। Animals. एनिमल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गुड, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स। बर्ड्स, गुड। डिकम्पोजर्स कह सकते हैं? यस सर। डिकम्पोजर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं, बताओ। बहुत है Yes, सर। sir. यस सर। क्या इस एक्वेरियम में डिकम्पोजर्स यस हैं? नहीं है यस सर। नहीं है। कहाँ है बताओ जरा, कहाँ पे है? सर नेचुरली सर ग्राउंड वाउंड हर जगह मैंने होता कहा है सर, वेदांत, मतलब इस जो एक्वेरियम में है कि नहीं, बताओ डिकम्पोजर्स। एक्वेरियम में नहीं है सर। तो अगर अगर जो हम नहीं है ना, बस तो जो एज फिशेस, जो फिशेस, अगर सर सिचुएशन अगर क्रिएट किया जाए तो अपने आप और सर वाटर इसीलिए चेंज करते हैं हम कि इसलिए चेंज सर करते हैं। एक मिनट, सिचुएशन क्रिएट किया जाए मतलब? जैसे कि पानी अगर गंदा हो जाए तो डिकम्पोजर्स अपने आप आ जाते अपने आप कैसे आएंगे ये जरा बताओ मुझे। हैं सर। थ्रू एयर सर, बहुत सारे वेज हैं। सर ये अब क्वेश्चन आया पता था कृष्णा एक कब बार। आएंगे ये डिकम्पोजर्स? लेट मी टेल यू, जब सारे फिशेस की मौत हो जाएगी और उनकी बॉडी गलने लगेगी, सड़ने लगेगी, तब आएंगे डिकम्पोजर्स। मछलियां जो गंदगी मचा रहे पानी में, उस गंदगी को अट्रैक्ट होकर नहीं आएंगे डिकम्पोजर्स, क्योंकि एक तो वो जो गंदगी है पानी के नीचे सबमर्ज्ड है, और दूसरी उनका सरफेस एरिया बहुत छोटा है। मछलियां जब मरेंगी उनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होगा और ऊपर आ जाएंगी। डिकम्पोजर्स उन पे इजिली अटैक करेंगी और तब उस इकोसिस्टम में एक नेचुरली डिकम्पोजर्स का पॉपुलेशन क्रिएट होगा। तो all I want to say is that's why I use that word कि it's not a naturally created ecosystem. हाँ वेदांत, क्या क्वेश्चन आ रहा, बोलो। कुछ नहीं सर। ठीक है, तो ये सब तरीके से सोचो। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट्स के ये जो एग्जाम्पल हैं, डिकम्पोजर्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर, लिख लो सब लोग जल्दी इस पॉइंट को। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स as biotic component of an ecosystem, थोड़ा जल्दी लिखो, decomposes
as biotic components of an ecosystem play a very important role in self-sustaining ecosystem. self-sustaining को ऐसे apostrophe I mean वो जो दो आते हैं ना घेरे, उनमें लिख देना या फिर अंडरलाइन कर लो, ठीक है। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब कोई ह्यूमन इंटरवेंशन समझते हो? ह्यूमन Yes, sir. इंटरवेंशन, जब कोई ह्यूमन उंगली करता है किसी नेचुरल प्रोसेस में कि मुझे जानना है, या फिर उससे अपना कुछ बेनिफिट सोचता है और उस प्रोसेस को वो डिस्टर्ब कर देता है, तो जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगी तो नेचुरली जो इकोसिस्टम क्रिएट होगा वो सेल्फ सस्टेनिंग होगा, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट कोई दूसरी चीज पे नहीं होगा, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल है चलाने के लिए अपने आप को, ठीक। लेट्स मूव ऑन। तो जैसे यहाँ इन्होंने बोला भी है, जो हमारा गार्डन है वो एक एग्जांपल है इकोसिस्टम का। गार्डन नहीं पूछ कर सीबीएसई में पूछ लें, गमले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गमला, उसमें छोटा सा Pot, पॉट बोलते हैं सर। vase, वास, ठीक है, ठीक है, कह लो अब प्लांटेड इन अ पॉट। क्या ये इकोसिस्टम का एग्जांपल है? बिल्कुल है, क्योंकि इस पे जो डिकम्पोजर्स है किस लेवल पे? माइक्रोस्कोपिक लेवल, तुम्हें दिखेंगे नहीं, राइट। गार्डन में देखेंगे छोटे छोटे बीटल्स हैं, एंट्स हैं, फ्रॉग्स हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है जो तुम्हें कहीं दिख भी जाएंगे, बट बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, तुम्हें पता है सॉइल में ढेर सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो डिकम्पोजर्स का रोल निभाते हैं, ठीक है, ओके। हाँ अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, ह्यूमन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एक जो सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है, जैसे क्या तुम लोगों ने सुना बीच में किसी ने कहा कि सर पानी चेंज करना पड़ेगा एक्वेरियम का वरना वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, yes, sir. आई मीन यस एज सर मैंने एक्सपेक्टेड, राइट। तो कोई एक ऐसा ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल बताओ जो सेल्फ सस्टेनिंग है, मतलब एक बार बना दिया ह्यूमंस ने तो। सर भाई प्लांट का, प्लांट का सर वो क्या? बहुत Greenhouse, प्लांट को सर एक पॉट में ग्रीन रहेंगे हाउस तो क्या सर बोल रहे हो? चेंज थोड़ी करना पड़ेगा बार बार। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं सनी तुम पे आता हूँ वापस। ग्रीन हाउस से क्या कहना चाह रहे थे आयुष? बस ये plants का example दे रहा सर था. वो, अरे यार बहुत बढ़िया अर्जुन, वेरी गुड, अर्जुन ने बहुत सही आंसर दिया है। सर वो जो बड़े बड़े वो बना, क्या सर ह्यूमन मेड जंगल्स बना देते हैं, अरे नाम याद नहीं आ जंगल्स ह्यूमन नहीं बनाते हैं, वो तो रहा। अरे नेचुरली सर वो ग्रो होते हैं। चलो मैं बता सर देता हूँ, अर्जुन ने बहुत अच्छा इकोसिस्टम एग्जांपल दिया। बनाता है कि इन एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। जू अच्छा, बोलते वाइल्ड लाइफ हैं। सेंचुरी, यस सर, सेंचुरी। वेरी गुड वेदांत, वो भी कह सकते हो, वेरी गुड। पॉन्ड है एक एग्जाम्पल, लिख लो सब लोग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और कुछ भी पढ़ा था तुमने 8th क्लास में, याद है? सेंचुरी थी और एक नेशनल National park. पार्क। नेशनल नेशनल पार्क पार्क। छोटा होता है Yes, साइज में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चलेगी, ठीक है। ये दोनों लिख लेना जरूर, दीज आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड इकोसिस्टम विच आर सेल्फ सस्टेनिंग इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, कोई डाउट किसी को अभी तक? ऑलराइट, एक और चीज याद रखना, ऑर्गेनिजम्स गाइज दो लेवल पे होते हैं, माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में लार्जली दो किंगडम्स डोमिनेट करते हैं। 8th में एक बहुत ही बोरिंग चैप्टर पढ़ा था तुम लोगों ने, डाइवर्सिटी। उफ सर मत याद दिलाओ मैं फिर से बता रहा हूँ, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे दो सबसे मेजर लेवल पे कौन? 9th में था डाइवर्सिटी तो। वही तो कह रहा हूँ, 10th में हो ना अभी, तो 1 साल पहले की बात है। जख्म ताजा है या
सर जिसमें मैमल्स और ये सब पढ़ाया जाता था। वो तुम्हें मैमल्स ही याद है, बहुत उसमें प्यारा। और बहुत टॉर्चरस टर्मिनोलॉजीज थी सनी। यस सर। प्रोटिस्टा। उसमें कुछ पढ़ाई ऐसे नहीं सर। मोलस्किस, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म और क्या क्या मोलासिस। एनीवे मुझे तो चलो अभी तक याद नहीं हो रहा। जिम्नोस्पर्म। चलो यहाँ जाओ। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होंगे, एक तो हमने डिस्कस किए हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है, और कौन इंपॉर्टेंट होंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे? हाँ, यूनिसेल्युलर मल्टी सर। ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बताओ डिकम्पोजर का एक एग्जांपल। जेन्युइन आंसर खुद से, प्लीज डोंट टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट, थिंक अबाउट इट। वल्चर्स। वल्चर। गुड। वल्चर माइक्रो है मैक्रो है? एग्जांपल मैक्रो। 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 माइक्रो बताओ, माइक्रो बताओ जरा। माइक्रो सर रेड बॉम्ब। अर्थवर्म्स, क्या बात रेड कर रहे हो, बॉम्ब। तुम्हें मैक्रो अर्थवर्म दिख जाएंगे भाई, दिख जाएंगे। माइक्रो मतलब जो बैक्टीरिया। दिखेंगे नहीं नेकेड आई से। कौन सा सर बैक्टीरिया, फंगाई, बैक्टीरिया। कौन सा फंगाई? तुम तो एकदम इतना क्लास, डिटेल नहीं होता। तुम तो क्लास की नाम बता रहे हो सर। सर दैट बॉय इज अ वेरी बैड बॉय सर, दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल सर। अरे गर्ल का नाम तो बताओ तब अप्रोच करें उसको। जस्ट किडिंग, बट तुम्हें बी, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, कौन सा माइक्रो डिकम्पोजर, राइट? थिंक अबाउट इट, यू नो द आंसर। क्या कृष्णा फिर से बोलो। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, यार उसका फीचर होता है कि वो अपना खाना खुद बनाता है, उसके अंदर सर वो क्लोरोफिल होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग वो में। डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मैंने पूछा है, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर को, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेन, सर ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, ब्रेड मोड, सब गुड, प्रोटोजोआ। वेरी गुड। ईस्ट, ईस्ट में भी ही वाज वेरी स्पेसिफिक अर्नव। वैसे दोनों चलेगा, ब्रेड मोल्ड, गुड, बिल्कुल एग्जांपल सही है तुम लोग का। वैसे आई एम नॉट श्योर अबाउट माई स्पेलिंग अबाउट मोल्ड, MOU है या MOL है, जो भी है MOULD। प्लीज चेक कर लेना। सब प्रोटोजोआ भी तो आएगा। कृष्णा इज सजेस्टिंग मशरूम, मशरूम मैक्रो। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, वेरी गुड, यस सर होगा बट सर। मैक्रो है कृष्णा। मशरूम दिख जाता है आंखों से, माइक्रो नहीं है। चलो ये दोनों लिख लो जरूर, ईस्ट और ब्रेड मोल्ड। आगे बढ़े। ओके ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी कॉमन सी चीज़ उन्होंने बोली है, बट देखो क्योंकि अब तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, लैंग्वेज कितनी चेंज हो गई है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनपुट लेते हैं, जैसे कि H2O और CO2। इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि वैसे तुम लोग से मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस पता है, या कभी ने तो उसमें सोचा? कार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। ये लो कार्बन इसमें भी है, CO2, बट इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते तो हाइड्रोकार्बन की बात। हैं। ऐसा नहीं है। यूरिया, सर यूरिया में नाइट्रोजन भी है। तब मैंने इसलिए बोला क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के अराउंड ही रिवॉल्व करती गुड, बट कार्बन के साथ और भी सारे दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो। चलो मैं बता देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, या तो वो उनके बॉडी के एंजाइम्स हो सकते हैं, या तो एंजाइम्स मतलब जैसे एक ऐसा केमिकल जो डाइजेशन या एक्सक्रीशन या फिर रेस्पिरेशन में हेल्प करे, जैसे ATP। सबको पता है ATP। ATP क्या है, कोई पूछ दे ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? ऑर्गेनिक है। एक यस जीते जागते जैसे मेरे एंटिटी को ने, लगा आप फुल फॉर्म पूछ रहे हो। नहीं फुल फॉर्म तो पता ही है ना, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म मत भूलना। है। एडेनोसाइन हाइड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्रीफॉस्फेट। ट्री नहीं ट्राई, ठीक है ट्री, एक्सेंट है तुम्हारा, चलेगा। तो हाँ, लाइफ फोर्सेस जो क्रिएट करते हैं कंपाउंड्स को नेचुरली, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बट ये बाद में डिस्प्रूव हो गया था, क्योंकि कुछ
साइंटिस्ट्स लैब में ही वो कंपाउंड्स को, कौन से कंपाउंड सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में ही बना रहे थे आर्टिफिशियली। तो इससे प्रूव हो गया कि ऐसा वैसा नहीं है, ऑर्गेनिक इनको कहते हैं, इनऑर्गेनिक हम कोई भी कंपाउंड्स को लैब में बना सकते हैं। तो सर खैर, हाँ बोलो। CO2 भी तो एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, तो फिर इनऑर्गेनिक कैसे है? किसी लिविंग एंटिटी ने नहीं बनाया CO2 को, तुम नहीं समझे। सर CO2 को किसी लाइफ फॉर्म में नहीं बनाया। सर हम तो ब्रीथ आउट करते हैं ना CO2। हम ब्रीथ आउट करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी ने नहीं बनाया। सेल का एक वेस्ट प्रोडक्ट है CO2, रेस्पिरेशन। बॉडी ने वेस्ट तो भी तो बनाया। बॉडी था। अच्छा सर वेस्ट तो बॉडी बनाती है। यार, ऐसे समझो, अब ठीक है तुम लोग कह सकते हो, बट CO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या हमारे रेस्पिरेशन का एक आउटपुट के वजह से प्रेजेंट है या कोई और रीजन है? और वो और रीजन क्या है वो, अगर मैं पूछूं तो किसी को पता है? सर पेट्रोलियम आउटपुट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कह रहे हो? कोल वोल को जलाने से। Yes. हाँ, ये तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बढ़ गया, बट ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में कुछ 0.0 समथिंग % में प्रेजेंट है CO2। उसका क्या रीजन है? वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स। तो क्या ये नेचुरली क्रिएट हुआ? अब मत बोलना सर वॉल्केनिक तो नेचुरली सर इरप्ट होता यस है सर। अरे सर यार, इंसान ने कहाँ बनाया होगा, कह रहा हूँ। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो, कैसे बोले सर तुम लोग। इंसान ने तो बस डिस्कवर किया ये होता है बस। अगर देखो, कोई मैच नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे समझो, डिस्कवरीज आर डिफरेंट थिंग, बट ये हार्मोन के बारे में सुना है तुम लोगों ने, GH हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, यस सर। पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती। ये कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान रहे हो? यस सर। बट ये इनऑर्गेनिक भी है, क्योंकि हम इसको लैब में बना सकते हैं। स्टेरॉइड जिनको कहते हैं ना, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेते हैं जिम वाले, यस सर। बॉडी बन जाती है, Yes, ठीक sir. है। माई होल पॉइंट इज, प्लीज मेरे पूरे पॉइंट को पहले सुन लो। पहले इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो है जो नेचुरली लाइफ फॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक वो है जो लाइफ फॉर्म्स नेचुरली नहीं बना सकते हैं, ठीक है, अंडर अंडर द नॉर्मल प्रोसेस और अंडर द नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस। बट बाद में साइंटिस्ट ने कह दिया नहीं, हम इसको लैब में सिंथेटिकली भी बना सकते हैं, मैन मेड। तो उन्होंने 10-20 साल पहले ही 2 ब्रांचेस बना दी थी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बोला अब छोड़ो यार, कौन इनको एक ब्रांच में कन्वर्ट करे, अब जो बन गया सो बन गया। तो बस चले आ रहा है कन्वेंशन जैसे। जैसे तुम सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। बट कन्वेंशन क्या है? पॉजिटिव। 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 तो बस वही हाल है, काफी खराब हाल है, बट इग्नोर करो अब इसको। तो ऐसा कुछ होता नहीं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स जस्ट अबाउट अ वेरी परसेप्शन है। बिग ब्लंडर। हाँ, परसेप्शन, एग्जैक्टली। आगे बढ़ो ना, टाइम नहीं देते हैं इसमें अब, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, फोटोसिंथेसिस को इन्होंने थोड़े हाई ग्रेड वर्ड्स की मदद से डिफाइन किया कि सनलाइट, जिसको रेडिएंट एनर्जी का कह दिया इन्होंने, जब वो क्लोरोफिल पे फॉल होती है तो क्लोरोफिल एक्साइट हो जाती है, और क्लोरोफिल फिर उस एनर्जी को ट्रैप करके क्या करती है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। और इन्होंने ग्लूकोज नहीं कह के देखो क्या वर्ड यूज किया है, शुगर कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, वो शुगर बनाते हैं, तो ग्लूकोज इज अ शुगर, फिर उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें, आई होप ये सबको पता है। और क्योंकि ये फूड चेन में सबसे बेसिक लेवल पे आते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि सारे अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, एंड दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ये भी वर्ड याद रखना, Yes, राइट? sir. ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बताओ 2 एग्जांपल्स, विच ऑर्गेनिजम्स इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, ये मुझे अर्जुन बताएगा, बताओ। क्वेश्चन सुना? इनडायरेक्टली कौन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अर्जुन, जल्दी। सर बोलो। सर हर्बीवोर्स। क्या बात करो, तो डायरेक्टली प्लांट्स को खा लेते हैं, तो डिपेंड कर सर रहे हैं डायरेक्ट। कार्निवोर्स। गुड। कार्निवोर में क्या, ये तो बोलो। सर मैंने शेर को ना घास खाते हुए देखा।
सर ओमनीवोरस वो होते हैं ना जो दोनों खाते हैं? ऑफ कोर्स सनी, बोलो बोलो, तो कार्निवोर में क्या अर्जुन? यार 2 एग्जांपल बोलो यार कार्निवोर में। लायन, पैंथर। यस, लायन, लेपर्ड्स, ह्यूमंस नहीं कृष्णा, ह्यूमन ओमनीवोरस हैं, साग सब्जी खाते हैं ना हम लोग, तो उससे एनर्जी ऑब्टेन हो जाती है। याद यस। रखना, इनडायरेक्टली कौन ऑब्टेन करते हैं एनर्जी? ओनली ओमनीवोरस, सॉरी कार्निवोरस, ओनली कार्निवोरस, ठीक है। यस। बहुत केयरफुल एग्जांपल दे देना, टाइगर, लायन, और कौन है इनके अलावा? वल्चर, ठीक है। यस सर। डायरेक्टली कौन करता है डिपेंड? सर काउज, Herbivores. बफेलोज, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस भी बोले तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। और हाँ, कंज्यूमर्स गाइस प्रोड्यूसर्स के ऊपर लेवल पे आते हैं, एंड दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। देखो यहाँ सब कुछ उन्होंने बता दिया, हर्बीवोर, कार्निवोर है, Heterotrophs. ओमनीवोर है, हेटेरोट्रॉफ्स जिनको कहते हैं। इस कैटेगरी को थोड़ा पढ़ो, पैरासाइट्स। देखो पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स, ठीक है, ये 2 अलग कैटेगरीज है, इनमें प्लीज कंफ्यूज मत होना कभी आगे। सैप्रो, PRO, फाइट, PHYT। कोई मुझे बता सकेगा इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर कि इनमें डिफरेंस क्या है? ये वैसे हमने 7th में पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर। बताओ, किसी को अगर याद आ रहा है तो टेल मी। Sir, parasite. सैप्रोफा पैरासाइट दूसरों से कंज्यूम करता है, हाँ, और सैप्रोफाइट इनडायरेक्टली किसी कोई मरे हुए, आई मीन सर सड़ते हुए चीजों पैरासाइट से किल निकलता है। करके वो करता है। किल करके, सर अच्छा, पैरासाइट बिना किल करे सर, बिना किल किया, सर अच्छा, बिना वो किल host करे के सर फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है। और और सैप्रोफाइट किल सर करके, होस्ट म्यूचुअल पे डिपेंडेंट। 1 मिनट, रिलेशन। अच्छा 1 मिनट चिराग, तो अर्नव सैप्रोफाइट किल करके करता है? नहीं सर, मैंने ये नहीं कब सर, तो क्या कहना चाह रहे हो सैप्रोफाइट के बारे? सर सर म्यूचुअल याद नहीं आ रहा सर। रिलेशन सर होता वो है। याद नहीं डेड आ रहा? डिकेइंग पे ही करता है। डेड डिकेइंग, वेरी गुड देवांशी। जो नेचुरली मर चुका है, सैप्रोफाइट मारता नहीं है किसी को, जो ऑलरेडी मैटर, प्लांट या एनिमल मैटर हो, जो मर चुका है, उसके डेड डिकेइंग बॉडी पे वो फीड करता है, जैसे मशरूम, ठीक है। पैरासाइट्स जीते जी बेचारे को खोखला कर देता है, जिसको कहते हैं। और वो अमरवेल सुनी है तुम लोगों ने, जिसको क्या कहते हैं अमरवेल को? क्या उसका इंग्लिश नेम था? कसकट्टा। कसकटा, एग्जैक्टली, गुड। ये किसने कहा? कृष्णा ने, राइट? यस सर। वैसे देखिए तुम लोगों ने अमरवेल, येलो कलर की Yes, होती है, sir. लिपटी हुई हाँ रहती सर। है प्लांट से। सर तो प्लीज याद रखना डिफरेंस क्या है। पैरासाइट्स आर दोज हेटरोट्रॉफ्स या दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच derive their nutrition from from host while it is living and weakens the host, उसको कमजोर कर देते हैं क्योंकि वो उसकी न्यूट्रिशन को स्टील कर रहे हैं, चुरा रहे हैं। while saprophytes completely derive their nutritional energy from the dead and decaying matter of plants or animals, ठीक है। तो गाइस बताओ कौन हुआ डिकम्पोजर, पैरासाइट या सैप्रोफाइट? Parasite. सैप्रोफाइट। क्या बोल रहे सैप्रोफाइट। हो? सैप्रोफाइट हुआ ना? सैप्रोफाइट। चलो Yes. आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बात हो रही है अब एक्वेरियम वाली हो रही है, ठीक है। where you do not clean the aquarium and some fishes and plants have died। तो क्यों डाई हो गए बता देता हूँ, absence of decomposers, ठीक है। decomposers नहीं थे एक्वेरियम में। अच्छा, have you thought what happens when an organism dies? सबको पता है। फिर उसके बॉडी पे decomposers एक्ट करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स इन एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इस प्रोसेस को डिकम्पोजिंग कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। सो दीज, और हाँ बाय द वे, डिकम्पोजिशन जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, याद रखना उसमें एक्चुअली होता क्या है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, Simpler form में break. गुड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक हो जाता है। सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर, सारे डिकम्पोजर्स बेसिक लेवल पे यही रोल निभाते हैं।
So these microorganisms are decomposed as they break down the complex organic substances into simple. अच्छा, simpler organic भी हो सकता है और या plus simple inorganic भी हो सकता है. Simple inorganic substances. Simple inorganic substance CO2, NH3. NH3 क्या है? अमोनिया है या अमोनियम है? अमोनियम. NH3 NH4 अमोनिया होता है. NH3 अमोनिया. आयुष, NH4 प्लस अमोनियम होता है, NH3 अमोनिया होता है. याद रखना सब लोग, NH3 अमोनिया है, NH4 प्लस अमोनियम है. क्या है? अमोनियम. अमोनियम इज अ रेडिकल, एक आयन है. ओके, लिख लिया या आगे बढ़ूं? यस. ठीक है. सबसे ज्यादा लिख लिया. ठीक है, सबसे ज्यादा डिकम्पोजर्स कह रहे कहाँ पाए जाएंगे? अगर 1 मार्क के लिए पूछ ले CBSE, गार्बेज. कचड़े के ढेर में. एग्जैक्टली. ठीक है. एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर एब्सेंस. अच्छा, वो कह रहे कि अगर डिकम्पोजर्स गायब हो जाए तो क्या होगा कचड़े का और डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स का? तो सड़ता रहेगा. मतलब क्या वो रिसाइकल हो पाएंगे? नो नो सर. सर. कैसे सड़ेंगे भाई? सड़ाने के लिए तो डिकम्पोजर्स चाहिए. नो सर. तो रिसाइकल नहीं हो पाएंगे तो इससे क्या होगा? सोचो जरा. थिंक. रोड एक के ऊपर एक स्टैक होते जाएंगे. स्टॉक अप होते जाएंगे. स्टॉक अप होंगे. ये दिस इज नॉट द आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग. चलो एक सिचुएशन देता सर हूँ. उस जगह के आसपास हाँ बोलो. रहना. जगह के आसपास रहना मुश्किल हो जाएगा. दिस इज Yes. ऑल्सो नॉट द आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग. तुम्हारी बॉडी से 2 किडनीज गायब कर दी जाए, क्या होगा तुम्हारी बॉडी को? जो वेस्ट आईफोन आ मटेरियल जाएगा. बाहर वेस्ट निकलता कलेक्ट होगा. होता रहेगा. तुम्हारे ब्लड का टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो जाएगा. टॉक्सिक मतलब क्या? Impurity. इम्प्योरिटी किस सेंस में सानवी? यूरिक एसिड. Waste. Impure waste हो गया एक तरह से. तो वेस्ट सेग्रीगेट नहीं हो पाएगा, ब्लड में जमा ही रहेगा. प्लीज मेरी एक बात मानोगे तुम लोग? मैं किसी से ये कहता नहीं हूँ, बट सबसे कहता हूँ, बट मैं इतना पर्सनली नहीं कहता हूँ. प्लीज पढ़ो यार तुम लोग, बुक रीड करो जो NCERT में. ठीक है. Reading is a very best activity that you can do, and which will help you a lot in 2 terms. One, how you can frame sentences while reading a question. तुम्हें अपना आंसर कैसे फ्रेम करना है ये पता चलेगा, कौन से वर्ड्स यूज करने हैं. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, तुम्हें कीवर्ड्स याद रहेंगे. ठीक है, कीवर्ड्स. आई एम 100% श्योर आगे इस चैप्टर में ये वर्ड जरूर मेंशन्ड होगा, जिसको कहते हैं टॉक्सिक. टॉक्सिक लेवल्स अगर कहीं का इंक्रीज होता है मतलब वो चीज अनसूटेबल हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. टॉक्सिक क्यों हुई? क्योंकि कोई डिकम्पोजर नहीं था प्रेजेंट. तो अनसूटेबल हो गई आयुष कह रहा है, या फिर अनफेवरेबल हो गई. क्यों हुई? रीजन को पकड़ो यार. रीजन को तुम्हें अपने आंसर में लिखना है. तुम लोग वही बातें घुमा रहे हो. दिस इज जस्ट दी क्वालिटी दैट द कॉपी चेकर लुक्स इनटू अ स्टूडेंट्स कॉपी. दैट्स इट. इसी के लिए मार्क्स मिलते हैं. और ये क्यों? क्रिटिकल थिंकिंग. तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, रीड किया करो चैप्टर. मैथ्स जितना टफ है ना, इक्वली साइंस भी उतना टफ है, क्योंकि तुम्हें साइंस में डेडिकेट करना पड़ता है रीडिंग के लिए अपना टाइम. तो किया करो रीड. जेन्युइनली मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा. वैसे कहता हूं मैं सबको रीड करो रीड करो रीड करो, बट किया करो. समझ में आंसर? क्या लिखोगे? डिकम्पोजर्स अगर इफ दे हेलो Yes. Yes sir. हाँ, if all the decomposers from the earth get vanish, then the Toxicity level. Then the toxic level will toxic level increase. of atmosphere, toxic level of soil, ठीक है, will increase and cause. सर क्वेश्चन है. फिर उसके बाद बोलेगा and cause unsuitable
कंडीशन फॉर द लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव। हाँ आयुष, क्या क्वेश्चन है? सर ये जो टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब इसका मतलब ये है कि फेवरेबल कंडीशंस अब नहीं रही। जैसे मान लो वाटर जो तुम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो, सर उसकी इसी पीएच का एक वैल्यू टर्म डिस्टर्ब है हो ना, गई। बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन, ये किस सेंस में बोल रहे हो आयुष? आई मीन वेदांत, मैंने कहा अगर टॉक्सिसिटी किसी चीज की बढ़ेगी, लेवल बढ़ तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसे वाटर एक बहुत ही कॉमन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं। तो अगर डिकम्पोजर्स गायब हो गए तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि टॉक्सिक लेवल ऑफ वाटर भी बढ़ेगा, जिसका मतलब है उसकी पीएच वैल्यू डिस्टर्ब होगी। तो तुम एसिडिक वाटर कंज्यूम करोगे या बेसिक लेवल वाटर कंज्यूम, will that not harm your body normal functions? Of course it will सर not। हाँ, सब बायो एक्यूमुलेशन तो तब होगा जब बहुत सारे डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। बहुत सारे डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। डिकम्पोजर्स आने में तो कम हो सर, वो डेड और डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर देंगे। सर वही टॉक्सिक, जैसे सर हम सर वो बोलो। प्लांट्स टॉक्सिसिटी वो प्लांट्स में जाएगा और फिशेस में जाएगा, फिर सर वही टॉक्सिक, फिर वो फिश हम अगर हम वही फिश खाएंगे तो सर वो हाँ टॉक्सिक लेवल इंक्रीज होता है। हाँ, that will be unfit for our human consumption। सर वही एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन। अच्छा अच्छा, उस सेंस में कह रहे हो, हाँ बिल्कुल। बट बायो एक्यूमुलेशन इज जस्ट अ स्मॉल केस ऑफ टॉक्सिक लेवल इंक्रीजिंग। जनरल वर्ड टॉक्सिक लेवल कह दो will increase for water or soil or the atmosphere, which will make unsuitable for the organisms to survive. If कब? If all the decomposers from the earth क्या हो जाए उनके साथ? Vanish away। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो मैं सिचुएशन की ग्रेविटी नहीं बढ़ाऊंगा, हल्के में मत लो, ये है वो है, 10th में वो फलाना चलाना। बस पढ़ो, रीड करो, दैट्स द एंड ऑफ एवरी प्रॉब्लम, एवरी इशू। चलो एक काम कर, आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ गाइस। तुम लोग का होमवर्क ये है कि फूड चेन एंड फूड वेब को रीड करो, 15.1.1 से लेकर यहाँ तक। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हो? 15, हाँ 15.1.1 जेन्युइनली रीड करना। चलो मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं 100% ऑब्जेक्टिव क्विज़ टेस्ट लूंगा इस सेक्शन पे। अब मैं बता के ले रहा हूँ टेस्ट, लेट्स सी तुम लोग कितना अच्छे से रीड करते हो। बस इस टॉपिक से पूछूंगा मैं, फूड चेन एंड वेब से लेकर यहाँ तक, ठीक है? यस सर। जाने से पहले कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। चलो मिलते हैं सब लोग मंडे को। और कृष्णा कह रहा है कि सर यूरिक एसिड की वजह से बढ़ जाती है। हाँ यस कृष्णा, अगर किडनीज गायब कर दी जाए, अगर किडनीज फेल हो जाए ना, तो यूरिक एसिड की परसेंटेज बढ़ जाती है यूरिन में, ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके गाइस, गुड नाइट, हैव अ लवली डिनर विद योर फैमिली, आई विल सी यू ऑन मंडे, बाय बाय। बाय Thank you, सर। थैंक यू sir. सर, थैंक बाय यू। सर।